नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अनीता भी मौजूद है हमारे साथ और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे बात करेंगे कि इस वक्त सुबह सुबह के पहले संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, साथ ही साथ खबरों के दम पर कहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं और दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत है वो थोड़ी मिलीजुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में इस वक्त करीब 45 अंक ऊपर, हांगकांग के बाजार लाल निशान में है करीब 85 अंक नीचे, वहीं कोरिया के बाजार हरे निशान में है, निकाई और चीन के बाजार अगर देखेंगे तो वो हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले चाइना ने भी अपने महंगाई के आंकड़े जारी किए, इसमें 0.5% डिस्फ्लेशन का अनुमान था, लेकिन वहां पर जो गिरावट आई वो अनुमान से कम देखने को मिली और 0.3% की गिरावट का आंकड़ा निकल कर आया। तो ये डिसइंफ्लेशन का आंकड़ा चीन में निकल कर आया। तो जिस तरह से स्लो डाउन चल रहा है, 0.5% की गिरावट का अनुमान था, लेकिन उससे थोड़े बेटर आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि हल्की रिकवरी भी निश्चित स्तरों से एशियाई बाजारों में इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये हैं इस वक्त एशियन मार्केट से इंडिकेशन। लेकिन बाकी मार्केट्स की अगर बात करें तो वहां से भी कमजोरी के ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। और कल हमने दबाव देखा बैंकिंग स्टॉक में, यूरोप के मार्केट में भी बैंकिंग शेयरों पर असर था और यूएस के मार्केट की भी बात करें तो वहां पर बैंकिंग शेयरों में गिरावट देखने को मिली भारी। डाउ जोन्स में तो हमने करीब 300 अंकों की गिरावट देखी, लेकिन निचले स्तरों से फिर एक सुधार हुआ, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान में ही हुई। डाउ जोन्स करीब 150 अंक नीचे बंद हुआ और S&P 500 और नास्डैक इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर लगातार 5वें दिन से हम गिरावट ही देख रहे हैं। अब वजह इस दबाव की ये थी कि मूडीज ने करीब 10 रीजनल बैंकों की रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर दी है और कुछ बैंकों को वॉचलिस्ट में भी डाल दिया है डाउनग्रेड करने के लिए। तो इस वजह से हमने देखा कि तमाम रीजनल बैंकों में गिरावट थी। ये इस तरह की गिरावट हमने देखी थी जब सिलिकॉन वैली बैंक का किस्सा हुआ था, उसके बाद हम रीजनल बैंकों में दबाव दे रहे थे, चीजें धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रही थी। लेकिन ये जो एक वापस से कदम आया मूडीज की तरफ से, उससे बैंकिंग शेयर कल फिर से नर्वस होते हुए दिखाई दिए। S&P रीजनल के जो रीजनल इंडेक्स जो था बैंकों का, वहां पर हमने 1.3% की गिरावट देखी। हालांकि वैसी गिरावट नहीं थी जैसी मार्च में हमने देखी थी, लेकिन कंसर्न यहां पर नजर आया। इसके अलावा मूडीज की रिपोर्ट में यह भी कहना था कि कमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में दिक्कतों के चलते डाउनग्रेड किया है और बढ़ते डिपॉजिट रिस्क को भी चिंता बताई है। तो इसका असर कल हमने यूएस के मार्केट में देखा। अब आज आगे महंगाई के भी आंकड़े आने वाले हैं, वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल जो बैंकों में गिरावट थी उसका असर कल दिन भर हमने अमेरिकन मार्केट में देखा। यूरोप के बाजारों में भी बैंकिंग स्टॉक से ही प्रेशर आया, क्योंकि कल सरप्राइजिंगली सरकार ने बैंकों के मुनाफे में 40% विंडफॉल टैक्स की घोषणा कर दी है। तो ये कदम काफी चौंकाने वाला था। उसके बाद हमने देखा कि जितने भी इटालियन बैंक्स थे वहां पर गिरावट देखी और उसका असर हमने यूरो के बाजार में भी देखा। अन्य संकेतों की बात करें तो फिलहाल महंगाई के आंकड़ों का इंतजार है और उसके पहले बॉन्ड यील्ड्स 4% के आसपास थे। डॉलर में तेजी बनी हुई है, जिसके चलते सोना एक महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। कल कच्चे तेल $86 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यूएस EIA यानी कि एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो GDP का अनुमान आया उसमें 1.9% की बढ़त हुई। 1.5% का पहला फोरकास्ट था, अब 1.9% की बढ़त हुई। तो ये जो GDP अनुमान में बढ़त हुई उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में तेजी थी। हालांकि चीन से जो लगातार डेटा आ रहे हैं कमजोर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, उसका असर कच्चे तेल पर बना हुआ है, लेकिन यहां से एक हल्की सी गिरावट थमते हुए दिखाई दी और हमने कच्चे तेल में कल हल्की रिकवरी देखी इस GDP के फोरकास्ट के बाद। कुल मिला के बात करें, संकेत इस वक्त कमजोर नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए भी। अब आज किस तरह का सेटअप नजर आ रहा है हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले FIs और DIs के आंकड़े देख लेते हैं। कैश मार्केट में मामूली बिकवाली का आंकड़ा है 711 करोड़ का। DIs ने कैश मार्केट में 537 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 423 करोड़ का खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है और इंडेक्स ऑप्शन में 936 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो क्वांटम काफी छोटा है, बहुत ज्यादा कुछ एक्शन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है FIs और DIs के आंकड़ों में। तो इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए और F&O सेटअप भी एक बार समझ लेते हैं कि वो आज के लिए कैसे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप
वैसे मार्केट के ट्रेड के हिसाब से पता कर रहे हैं तो इस समय चर्निंग अभी भी जारी है। जैसे हमने कल भी आपको कहा था कि भले ही कुछ भी मार्केट में अभी भी बायर्स और सेल्स के बीच में एक टकराव है और दोनों के पास ट्रेड अवेलेबल है। ये शॉर्ट्स वालों के भी ट्रेड अवेलेबल है इस समय और लॉन्ग वालों के भी शॉर्ट्स ट्रेड अवेलेबल है। अभी आप ग्लोबल मार्केट्स बता रहे थे तो हल्की वीकनेस दिख रही है। कल मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ा पुल बैक दिखाने की कोशिश की। हालांकि दोनों ही अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर ही और बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। आज के लिए भी शायद चर्निंग का ही सेशन रहे। ध्यान रखा जाए बृहस्पतिवार की वीकली एक्सपायरी है और ये एमपीसी की बैठक के साथ कोरिलेट भी हो रही है। तो वोलेटाइल सेशन से पहले आज एक ट्रेलर काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर वापस आ सकती है। एमपीसी की बैठक से भी कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कम से कम मार्केट को नहीं होगा। तो इसलिए जो ग्लोबल और एमपीसी का अगर आप कॉम्बो देखेंगे तो मार्केट में एक दबाव तो है। आज देखते हैं वो दबाव कितना मार्केट टॉलरेट करता है या फिर अपने सपोर्ट्स को रीटेस्ट करने के लिए चला जाएगा। चांसेस इसके थोड़े कम है। लग रहा है कि मार्केट अभी भी एक रेंज में रहेगा, चर्निंग कराएगा इंडाइसिस के अंदर। अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस नोट कर लीजिए। 19,500 19,400 वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। 19,650 और 19,800 ये टफ रेजिस्टेंस एरिया है। आएंगे बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में 44,800 मीडियन है, मीन है। इसके ऊपर आप स्ट्रांग है लेकिन कहां तक? सिर्फ 45,000 तक या 45,200 तक। अगर आप 44,800 के नीचे देखते हैं जो कि मीन है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे इसको तो आपको जो सपोर्ट्स दिखेंगे वो दिखेंगे 44,500 और 44,300 के। तो कुल मिला के मार्केट अभी रेंज में ट्रेड करेगा। ऑप्शंस वालों को सीधा ऑप्शंस खरीदनी नहीं है। राइटिंग अगर आती है और आपके पास सफिशिएंट फंड्स है ऑप्शंस को राइट करने का तो आप पोजीशंस लीजिएगा। नहीं तो जो चुनिंदा रिजल्ट्स रह गए हैं या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे खबर है उसी का ही आप फायदा उठाइए। इंडाइसिस अभी चर्न करने के मूड में है और आज भी कुछ वैसा ही ट्रेड होता हुआ दिखेगा। रही बात एफआईज की होल्डिंग की, अभी आप जिनको पढ़ रहे थे देखिए एफआईज की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है बट पिछले 2-4 दिन से एफआईज की होल्डिंग जस की तस है। 45-46% के अराउंड है लॉन्ग साइड पे और रिटेल की 55% लॉन्ग है। थोड़ा मार्केट कमजोर हाथ में गया हुआ है यानी कि रिटेलर्स के हाथ में है। लेट्स सी कि मार्केट आगे कैसे परफॉर्म करता है लेकिन आज भी एक रेंज का ही ट्रेड होगा। मार्केट जो है अभी कमजोर नजर आ रहा है और यही वजह है कि डिम्पी बता रहे हैं कि यहाँ भी थोड़ा संभलने और इंतजार करने की जरूरत है। लगातार ये हफ्ता शायद ऐसा ही रहने वाला है लेकिन फिलहाल उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो स्तर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण आज हो जाते हैं। अगर निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो 19,500 और 19,400 के पास है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस 19,650 से 19,800 के करीब। और बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट की बात करें 44,500 और 44,300 के करीब और रेजिस्टेंस 45,000 से लेकर के 45,300 के करीब। शुक्रिया डिम्पी इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शेयर में ट्रेड करने की रणनीति बनानी चाहिए आज के दिन। और इसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं देबांग शाह। गुड मॉर्निंग देबांग, जानना चाहेंगे आज कौन कौन से शेयर जिन पर ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हम यहाँ पे कॉन्फॉर की बात करते हैं। कॉन्फॉर में जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। हाइट ऑफ एरोटम स्ट्रक्चर में स्टॉक में ट्रेड करा, इवन ब्रेकआउट भी देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो कॉन्फॉर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 693, टारगेट है 735। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा यूपीएल सेल करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं नेगेटिव है। लोअर टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे और यूपीएल में और भी गिरावट देखने मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखना है 617, टारगेट है 592। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी रणनीति को बताने के लिए दिबांग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। तो नतीजे कौन कौन से आए हैं, कैसे रहे और आज कौन से नतीजे आने वाले हैं ये जान लेते हैं हमारे सहयोगी शरद से। गुड मॉर्निंग शरद, कौन कौन से नतीजे आए, कैसे रहे और आज कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं? जी बिल्कुल, फोकस में सबसे पहले रहेगा कोल इंडिया। यहाँ पे लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और एस्टिमेट्स में जो एनालिस्ट एस्टिमेट्स से बेटर नंबर्स आपको देखने मिले हैं। सीमेंस की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि जो मार्जिन्स है
वो जो है थोड़ी सी एनालिस्ट एस्टिमेट से ज़्यादा ही जो है उसमें गिरावट देखने मिली है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करें तो लार्जली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है, हालांकि ऑफकोर्स एक लंपीनेस नेचर होता है रियल एस्टेट बिजनेस, तो इसके कारण जो है रेवेन्यूज़ के नंबर आपको थोड़े कम दिख रहे होंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डेटा पैटर्न्स की बात करें तो शानदार नतीजे देखने मिले, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है लगभग 30% का टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला है। फिनिक्स मिल्स की बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला, और याद रखिए बेस जो था लोअर था, लेकिन आप देख सकते हैं रेवेन्यू में लगभग 41% का उछाल देखने मिला है, और एनालिस्ट एस्टिमेट्स से भी जो है बेटर नंबर्स देखने मिले हैं। गुजरात अल्कलीज केमिकल्स की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, और मार्जिन्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है रॉ मटेरियल कॉस्ट और इन्वेंट्री इश्यूज़ को लेके। आरती इंडस्ट्रीज़ में भी यही रहा है, वीक सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं, टॉप लाइन 12% गिरा है। स्टार सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी जो है ओवरऑल थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं, और एबिटा मार्जिन जो है 160 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट देखने मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल कह सकते हैं वही कुछ केमिकल नाम, कुछ सीमेंट के कंपनीज जो है ऑलरेडी एक वीक क्वार्टर है, तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, और लार्जली यहाँ पे मिले जुले नंबर्स देखने मिल रहे हैं, और एक दो सरप्राइजेज जो है रियल एस्टेट से भी हमें देखने मिला है आज। बिल्कुल, यानी नतीजे मिले जुले आ रहे हैं। अब जानना चाहते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में बने रहेंगे। जी बिल्कुल, इस लिस्ट में जो है अदानी विल्मार भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि अदानी ग्रुप जो है बातचीत कर रहे हैं, मल कर रहे हैं कि यहाँ पे अपनी वो स्टेक उनकी जेवी में बेच सकते हैं अदानी विल्मार का। अभी देखा जाए तो इनका क्या होगा कि कैश में फ्री कैश फ्लो देखने मिलेगी उनके ओवरऑल ग्रुप लेवल पे, और इसके अलावा पर्सनल कैपेसिटी में अदानी फैमिली रख सकती है स्टेक। लेकिन याद रखिए जो अदानी एंटरप्राइज का लगभग 44% स्टेक है एक साथ जेवी में विलमार के साथ, और ओवरऑल एज अ प्रमोटर ये दोनों एंटिटी 88% स्टेक होल्ड करते हैं अदानी विलमार में। जुलाई लाइफ इंश्योरेंस के डेटा आए हैं, इसके जो एपी नंबर्स होते हैं एनुअलाइज प्रीमियम, उन पे हम फोकस करते हैं। एसबीआई लाइफ के जो है शानदार देखने मिले हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 40% का, हालांकि एचडीएफसी लाइफ का डी ग्रोथ आया है 5% का, और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में सिर्फ 12% का ग्रोथ देखने मिला है। एंजल वन आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है, उसका डिसीजन देख सकती है कि कंपनी में रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है आज बयान भी आ सकता है। और कल जो थे ट्रेड में हमने देखी थी स्टॉक में जो है उछाल भी आई थी लोअर अंडर द डे में। टाटा मोटर्स की बात करें तो उनके चेयरमैन ने जो है दो इम्पॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो एक्सपेक्टेड है कि वो ज़ीरो डेट हो जाए, कर्ज मुक्त ऑलमोस्ट हो जाए इस फिस्कल में, इस वित्त साल 2024 में, और जेएलआर की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे ट्रांजिशन पे जो है बुलिश नज़रिया रहा है। अब बात करेंगे थोड़े इंपॉर्टेंट डील्स के जो हुए हैं। मिंडा कॉप में सोसाइटी जनरल और आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड ने जो है एक्विजिशन किया है। पिरामल फार्मा में भी देखा जाए तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 2.6 करोड़ का बाय आउट किया है। 361 की बात करें तो जो है प्रोमिनेंट फंड्स जैसे कि आप कह सकते हैं न्यूयॉर्क स्टेट फंड, गोल्डमैन सैक्स ने एंट्री ली है, और जनरल अटलांटिक सिंगापुर ने जो है यहाँ पे सेलर रहे हैं। बीकाजी की बात करें तो टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने लगभग 15 लाख शेयर से ज़्यादा की एक्विजिशन की है। आइनॉक्स विंड पे भी फोकस रहेगा। प्रमोटर्स ने लगभग 500 करोड़ वर्थ के जो टोटल शेयर्स है उनकी बिकवाली ओपन मार्केट में की थी, और जिनके दिग्गज बायर्स थे वो इंक्लूड करते हैं आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जहाँ पे जो डोमेस्टिक नेम्स है और कुछ एफआई इन्वेस्टर्स भी थे। टालब्रस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की बात करें तो शेयर स्प्लिट की अप्रूवल आ गई है। अब जो है एक शेयर को 5 शेयर्स में स्प्लिट किया जाएगा, तो अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 5 शेयर्स मिलेंगे, लेकिन रिकॉर्ड डेट अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं की है। लुपिन की भी बात करते हैं, उनकी आम को यूएस एफडीए की एनडीए अप्रूवल आ गई है। ये बॉडी ऑयल प्रोडक्ट के लिए है और जो यूएस में ही मैन्युफैक्चर होगा। श्याम मेटालिक्स के लार्जली इनलाइन या गुड सेट ऑफ जुलाई अपडेट आया है। स्पॉन्ज आयरन में 37% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। वही स्टील बिलेट्स में थोड़ी सी जो है डिक्रीज हुई है 5% के रियलाइजेशन पे, हालांकि लॉन्ग स्टील में 5% का इजाफा है। तो लार्जली जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ ऑपरेशनल नंबर्स श्याम मेटालिक से देखने मिल रहा है। बर्जर पेंट्स आज बोनस इशू जो है कंसिडर करने वाली है बोर्ड मीटिंग में। वहीं आरती ड्रग्स का जो बाईबैक इशू है वो आज खुलने वाला है। अब ये टेंडर रूट के जरिए होने वाला है ये बाईबैक। तो बहुत सारी खबरें जो आज दिन भर छाई रहने वाली हैं। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे। कमोडिटी मार्केट की हमारे साथ रणनीति बताने के लिए अजय केडिया जुड़ चुके हैं केडिया कमोडिटी से। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपने टीना स्वदेश को। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। हल्की नरमी वहां पर देखने को मिल रही है और सोना तो अब 1 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ट्रेडर्स क्या करें यहाँ से, और शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड लेना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी।
डेफिनेटली देखा जाए तो कल 2 सेशन में हमने सोने और चांदी में एक नेगेटिव मूव देखा। खास करके अगर सोने की बात करें तो सोना तो काफी सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि चांदी में हमने बेस मेटल की गिरावट के चलते चांदी कल हमने लगभग 70,000 का लेवल भी छूते हुए देखा था। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट इन्फ्लेशन के नंबर से पहले रेंज बाउंड होते हुए दिखाई दे रहा है। नो डाउट डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है उसकी वजह से हमने ये गिरावट बनते हुए दिखाई दी। बट बाय ऑन डॉप की राजनीति अभी भी बना के ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे गोल्ड को 59,180 पे बाय करना चाहिए, 59,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 59,450 से 650 का एक जंप मिल सकता है। चांदी में भी हमने गिरावट जरूर देखी, बट साइकोलॉजिकली 70,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 70,000 के करीब लेके चलिए। 69,600 के स्टॉप लॉस है, 70,800 से 71,500 तक का एक टेम्परेरी जंप देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू सोने चांदी पर। इसके अलावा कच्चे तेल में भी राय दीजिए अजय, यहाँ पर क्या करें, क्योंकि $86 तक तो पहुंच गया था, लेकिन अभी भी चीन की तरफ से जो डेटा निकल कर आ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। उससे कच्चे तेल पर कितना रिएक्शन पड़ सकता है? कैसे एनालिसिस किया आपने चीन से जो डेटा है, और क्या कैसे ट्रेड करें क्रूड को? बिल्कुल पूजा जी, अगर हम पूरे कच्चे तेल या एनर्जी पैक की बात करें तो हमने नेचुरल गैस में भी बड़ा जंप आते हुए देखा, लेकिन कच्चे तेल में सपोर्ट जो है वो EI के प्रोजेक्शन के बाद आता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे GDP यूएस का बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। साथ में हम देख रहे हैं जो सप्लाई कंसर्न है वो पहले से बना हुआ। नो डाउट 2 दिन पहले हमने गिरावट आते हुए देखी, चाइना से जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के आंकड़े आए थे वो खराब आने की वजह से। बट इन ऑल अगर हम बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो उसी को देखते हुए हमें लगता है 6800 पे लेके चलना चाहिए, 6700 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 6920 से लेकर 7,000 का टारगेट हम कच्चे तेल में कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यह रहा है कच्चे तेल में खरीदारी करके चलिए फिलहाल। 6,920 का टारगेट और 7,000 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अजय, आखिरी सवाल होगा बेस मेटल्स पर, वहाँ पर क्या रणनीति अपनाएं? कोई स्पेस है जो आपको अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से? बिल्कुल पूजा जी, अगर हम देखें एक हफ्ते में चीजें काफी चेंज होती हुई दिखाई दी। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कुछ स्टिमुलस की घोषणा हो सकती है चाइना से, बट वैसा नहीं हुआ, और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो चाइना से नंबर्स आए हैं उनमें भी हमने डबल डिजिट की गिरावट आते हुए देखी, जिसकी वजह से हमें लगता है कि प्राइजेस में काफी बड़ा फॉल जो आना था वो आ चुका था। टाइमिंग मुझे लगता है टेक्निकली एक बाउंस आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे कॉपर 726 के करीब लेना चाहिए, 723 के स्टॉप लॉस से 730-32 के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं जिंक की अगर बात करें तो 220 पे लेके चलना चाहिए, 218.50 के स्टॉप लॉस से 222.50 से लेके 224 तक का एक टेम्पररी बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। ओके अजय, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आज कमोडिटी में हर एक स्पेस में खरीदारी करने की सलाह है, गोल्ड, सिल्वर, कच्चे तेल में भी खरीदारी करने की सलाह, और बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक अच्छा लग रहा है, वहां पर भी आप तेजी करके चल सकते हैं कुछ हाल के लिए। आगे बढ़ते हैं और इक्विटी मार्केट में कहाँ पर मौके हैं ट्रेडिंग के लिए, वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे, और कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ हमें मिल रहे हैं हमारे एनालिस्ट से। कोटक सिक्योरिटीज़ ने PNB में खरीदारी करने की सलाह दी है, और इनका मानना है कि 65 से 70 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 58.50 का PNB में, और NTPC भी अच्छा लग रहा है तेज़ी करने के लिए, 214 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट सुझा रहे हैं 225 234 का। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है कैनरा बैंक, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए, 355 के होंगे टारगेट, स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 332 का, और कंटेनर कॉर्प में भी खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पर सुबह देवांग ने भी अपनी बाय रिकमेंडेशन दी थी कंटेनर कॉर्प पर, टारगेट 730 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 702 का, तो इस स्टॉक पर आप जरूर नजर रखिए, काफी कंसेंसस निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स मिल रही हैं उसमें बायोकॉन, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, 266 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 282 का, और रिको ऑटो में भी खरीदारी करने की राय मिल रही है 109 का टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस है 101 का। इसके अलावा 5 पैसा कैपिटल ने एक बाय कॉल दिया और एक सेल रिकमेंडेशन, बाय है बायोकॉन में, बायोकॉन पर भी नजर रखें, यहाँ पर भी काफ़ी सारी तेजी करने की राय आज दिखाई दे रही है। 284 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 267 का, और गोदरेज कंज्यूमर में बिकवाली की राय ये दे रहे हैं 875 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस है 1027 का। तो अगर गोदरेज कंज्यूमर को छोड़ दें तो बाकी सभी कॉल्स में आज हम देख रहे हैं कि तेजी करने की राय है, और बायोकॉन और कंटेनर कॉर्प पर कंसेंसस काफ़ी निकल कर आ रहे हैं, तो इन दोनों स्टॉक पर आप नज़र रखिए। चलिए, ये है कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे और अनीता को दीजिए इजाज़त, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर